दोस्तों आईआरएफसी की अगर बात करें तो स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है और ओएफएस की खबर की वजह से स्टॉक के अंदर जो तेज़ी थी उस पर ब्रेक लग गया। जैसे कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा था उसके बीच में खबर आ गई कि ओएफएस लाया जाएगा और उसमें तेज़ी पे ब्रेक लग गया। लेकिन उसके बाद में आप देखें तो वो पूरी जो न्यूज़ थी वो ही ठंडे बस्ते में चली गई। फिलहाल उसके बारे में कोई बातचीत नहीं है और इसके दौरान कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया और कंपनी के एजीएम की डेट भी आ चुकी है और उससे थोड़ा सा देखें तो स्टॉक के अंदर जो गिरावट का माहौल था वो थम चुका है। अब ये जो डिविडेंड मिल रहा है क्या ये वाकई में अच्छा डिविडेंड है दूसरी कंपनियों के मुकाबले, और क्या इस डिविडेंड के दम पे ही हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में अच्छा डिविडेंड और मिलेगा? क्या इस डिविडेंड की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ सकते हैं? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी जो फंडामेंटली तो बहुत ही मजबूत है और प्राइस इसकी काफ़ी नीचे, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय बाजार में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, स्पेशली आईआरएफसी में। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 64,886 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहां पे 365 पॉइंट की काफ़ी बड़ी गिरावट थी, यानी 0.56% की गिरावट थी। और ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि एफआई ने बाजार में फिर से बिकवाली की और काफ़ी भारी मात्रा में की है। आप ये देखिए 25 अगस्त को 10,929 करोड़ का उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 15,567 करोड़ का आप देखिए कि भारी माल बेचा है। और ये बिकवाली जो है इसकी वजह से जो आंकड़ा निकल के आ रहा निगेटिव वो है 4,638 करोड़ का, और इस महीने में ये सबसे बड़ी बिकवाली है। इस पूरे महीने में ही देखें तो आप 15,821 करोड़ का उन्होंने टोटल माल बेचा है, लेकिन एक दिन की ही बिकवाली ये बहुत भारी है, करीब 4,500 करोड़ के ऊपर है। और इसी वजह से पूरा माहौल था वो निगेटिव हुआ और एफआई जिस तरह से बाजार में बिकवाली कर रहे ये दिख रहा है कि बाजार में गिरावट और हो सकती है। अभी इस समय बाजार में तेजी की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। बाजार को साथ जो मिल रहा है थोड़ा सा वो सपोर्ट दे रहा है डीआई। हमारे जो बड़े निवेशक है वो बाजार में फिलहाल खरीदारी करें, उनका आंकड़ा पॉजिटिव बना हुआ है। 25 अगस्त को यानी कल उन्होंने 8,540 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 7,128 करोड़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है 1,414 करोड़ के आसपास है। तो ये बाजार के लिए राहत है कि कुछ खरीदारी डीआई ने की है, लेकिन ये अमाउंट भी कम है। 24 अगस्त को उन्होंने ज़बरदस्त खरीदारी की थी, लग रहा था कि बाजार में माहौल पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल इस महीने में उन्होंने 17,741 करोड़ का टोटल अपना इन्वेस्टमेंट नया किया और 15,000 करोड़ के आसपास बिकवाली डीआई की, और इस वजह से बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट मिला हुआ है। आईआरएफसी की बात करें स्टॉक की शुरुआत 48.70 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग देखते हो 48.60 के आसपास थी गुरुवार के दिन की, और इंट्राडे में 49.20 का हाई भी बनाने स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा भी। जो लो है वो 48.05 का है। अंत में क्लोजिंग 48.50 के आसपास रही, जहाँ पे 0.21% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार की गिरावट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव वातावरण बना। अब यहाँ पे देखो कि 70 पैसे का डिविडेंड का ऐलान किया है आईआरएफसी ने, और आप ये देख सकते हो इस डिविडेंड को अगर यील्ड में देखें तो 3.1% के आसपास रह रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ के एवरेज से अच्छा है। यानी दूसरी जो पेयर कंपनियां है इसकी इंडस्ट्रीज़ का जो एवरेज है उससे अच्छा कह सकते हैं इसको। तो जो आईआरएफसी का डिविडेंड है वो बेहतर है। तो जिनके पास भारी मात्रा में अगर शेयर है तो उनको डिविडेंड का बहुत सारा बेनिफिट होता है। डिविडेंड की वजह से ही उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। स्टॉक की प्राइस भी 52% बढ़ी है पिछले 3 महीने में, उसका ये फ़ायदा भी अलग से शेयर होल्डर को मिला ही है। यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी के डिविडेंड की बात करें, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आपको अप डाउन देखने को मिलेगा। और आप देख दो कि हर साल क्वार्टर के दौरान देखें तो जो डिविडेंड है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए जो ईपीएस है उसका जो फोरकास्ट किया गया वो करीब 8.3% के आसपास का है। तो यहाँ पे देख दो कि जो अगले साल का जो पे आउट रेशियो होगा वो 32% के आसपास रह सकता है। देख दो कि फाइनेंशियल 2021 में कंपनी ने 2.10 टोटल रुपीज़ का आप देखें तो डिविडेंड दिया था, जबकि उसके बाद अगले साल 1.50 रुपीज़ का ही डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड में गिरावट हुई है, और यही आप देख दो कि एक तरफा डिविडेंड यहाँ पे नहीं मिलता। जैसे कंपनी का प्रॉफिट में कम ज़्यादा होता है वैसे यहाँ पे डिविडेंड में भी उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जो आईआरएफसी का जो अगर आप देखें तो ईपीएस ग्रोथ है वो 6.6% के आसपास आप पिछले 5 साल के अंदर आप देखें तो उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में इसमें ये जो पे आउट रेशियो और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है।
तो कुल मिला के डिविडेंड के लिए भी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और आप देख सकते हो कि इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, 15 सितंबर है। तो 15 सितंबर के पहले पहले जिसके भी डीमेट अकाउंट में शेयर शो हो रहे होंगे उन्हीं को यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। उनके अलावा जो भी अगर बाद में शेयर खरीदते तो उनको डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस समय आपके पास मौका है, आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल डिविडेंड मिलेगा क्योंकि अभी समय काफ़ी ज़्यादा बाकी है। और एजीएम होगी 22 सितंबर को। उसके बाद आने वाले 30 दिन में जो भी आपके डिविडेंड की अमाउंट होगी वो आपके सीधा डीमेट अकाउंट में आ जाएगी। तो कुल मिला के ये मौका है, इस समय आप खरीदारी करें, स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है रेलवे को लेकर। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हुबली अंकोला रेलवे लाइन है, उसको लेकर पीएलआई लगाई गई है। ये नई रेलवे लाइन बिछाई जानी है। लेकिन अब इसके बाद में देखें तो कुछ लोगों ने यहाँ पे देखे गिरधर कुलकर्णी और दूसरे और लोगों ने यहाँ पे पीएलआई लगाई है इस प्रोजेक्ट के खिलाफ। और उनका कहना है कि ये जो टाइगर के निवास स्थान है वहाँ से टाइगर का आना जाना होता है और ऐसे में इस रेलवे ट्रैक की वजह से उनको नुकसान हो सकता है, उनका घर छीन सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखें तो ये रेलवे का जो प्रपोजल है उसको फिर से तैयार करके ये पूरा मामला आप देखो कोर्ट के थ्रू होगा। और उसमें कोर्ट में कर्नाटका हाई कोर्ट में रेलवे भी अपनी तरफ से अपनी जो सफाई पेश करेगी और अपने जो भी सोर्सेज के माध्यम से उसकी अच्छे से वो जीरा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये रेलवे लाइन ज़रूरी है। और ये रेलवे लाइन के लिए टाइगर को नुकसान नहीं होगा उसको भी उनको बताना होगा, श्योर करना होगा हाई कोर्ट को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये जो ट्रैक है काफ़ी बड़ा है और रेलवे ने इसको सैंक्शन किया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जब पीआई लग चुकी है तो इस मामले में को चैलेंज किया जाएगा। तो चैलेंज किया तो उसका जवाब भी देना होगा रेलवे को, क्या ये ट्रैक बनेगा। लेकिन सरकार एक के बाद एक आप देखें तो ट्रैक तो बहुत सारे बिचारे, स्पेशली देखें तो हेरिटेज एरियाज़ के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर भी ट्रैक बिछाया जा रहा है, उनके लिए उसमें से सुरक्षा का ध्यान भी दिया जा रहा है। हमने पिछले डिस्कस किया है कि जहाँ पे हाथियों के घूमने की जगह है, जहाँ पे हाथियों की डेथ हो रही है, उसके लिए भी स्पेशल उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं जिससे उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। ऐसा ही ये देख सकते हो टाइगर के लिए भी कोई रास्ता तलाशे जा सकते हैं जिससे उनको किसी प्रकार की नुकसान न हो उनकी जान की। अब यहाँ पे IRFC की बात करूँ, इसका बिजनेस तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार है। हर साल इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो देख सकते हो कि 2020 में कंपनी को 13.42 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू मिला था और 3.19 थाउजेंड करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। 2021 में रेवेन्यू बढ़ के 15.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 4.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2022 में रेवेन्यू बढ़ते हुए सीधा 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। 2023 की बात करें तो प्रॉफिट सीधा 23.93 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट भी 6.34 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। यानी आप देख दो कि रेवेन्यू हो या प्रॉफिट डबल हो चुके और जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है ये स्टॉक वाकई में कमाल करेगा। एक बार हम इसके पेयर कंपनी की तुलना कर लेते हैं, कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस। सबसे पहले अगर हम IRFC की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 129% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE सेंसेक्स में 9% की ही तेज़ी बनी है, जबकि BSE फाइनेंस में 13% की तेज़ी बनी है। तो देख सकते हो कि सबसे शानदार रिटर्न इसने IRFC ने ही दिया है। 3 महीनों की बात करें तो IRFC ने 42% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में इस दौरान 5% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में मात्र 4% की तेज़ी बनी है। तो ज़बरदस्त रिटर्न है वो IRFC का। 1 मंथ की भी बात करो, IRFC ने 37% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि इस समय BSE सेंसेक्स में 2% की गिरावट हुई है और BSE फाइनेंस में 3% की गिरावट हुई है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी बेहतर रिटर्न यहाँ पे सिर्फ IRFC का दिखाई देगा। ईयर टू डेट के हिसाब से IRFC ने 48% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया, जबकि BSE सेंसेक्स ने 6% की तेज़ी बताई है, BSE फाइनेंस में 5% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में और सेंसेक्स की तुलना में IRFC का रिटर्न बहुत अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इस स्टॉक में आप दाव लगाए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय निकट भविष्य में ये 500 और 1000 के टारगेट भी आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।